हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरू व्यास। अभिनय गुरुकुल एक्टर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेरे मोनोलॉग्स। आज का जो मोनोलॉग है वो लिया गया है नाटक फिर मध्यम व्यायोग। फिर मध्यम व्यायोग मूलतः जो भास का नाटक है मध्यम व्यायोग उस पर आधारित है। ये नाटक मैंने एनएसडी लाइब्रेरी में पढ़ा था 2000 के आसपास, और नाटक पढ़ने के बाद, बहुत छोटा नाटक है तो उसमें मध्यम का जो जिक्र आया है और जिस तरह से आया है कि मैं थोड़ा सा आपको उस नाटक के बारे में बता देता हूँ कि दो ब्राह्मणी अपने 3 पुत्रों के साथ जंगल से जा रहे हैं। वहाँ पे हिडिंबा का पुत्र और घटोत्कच अपनी माँ के लिए भोजन की तलाश कर रहा होता है। तो वो बोलता है आप 5 में से मुझे कोई एक चाहिए जो मेरी माता का भोजन बनेगा। तो ब्राह्मण आगे आता है तो बोले तुम बहुत वृद्ध हो, नारी को मैं ले जा नहीं सकता। 3 पुत्रों में से चुनना होता है। तो माँ छोटे वाले पुत्र को अपने पास रख लेती है और पिता बड़े वाले पुत्र को, कि ये हमें सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो जो बीच का जो पुत्र होता है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसको लगता है मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। तो घटोत्कच के साथ वो जाने को तैयार हो जाता है, और जाने से पहले वो कहता है मैं एक बार पानी पी के आ जाता हूँ या पूजा करके आ जाता हूँ। किसी वजह से वो थोड़ी देर का समय मांगता है उससे। यहाँ पे बहुत देर जब नहीं आता है वो, तो घटोत्कच उसको आवाज़ लगाता है, मध्यमा, उसका नाम ऐसा होता है मध्यमा। और उसी वक्त 5 पांडव भी जंगल में ही है। भीम भी अपने 5 भाइयों में सबसे बीच में आते हैं, तो उनको भी मध्यमा कहकर पुकारा जाता है। तो जब घटोत्कच मध्यमा को आवाज़ लगा रहा होता है ब्राह्मण पुत्र को, तो भीम को ये लगता है कि मुझे पुकारा जा रहा है। यहाँ पर भीम आता है और घटोत्कच से कहता है कि इतने छोटे से बालक से तुम्हारा क्या होगा, आप मुझे ले जाइए आपकी माता के भोजन के लिए। घटोत्कच खुश हो जाता है, वो भीम को अपनी माँ के पास ले जाता है, और माँ ये देखकर हैरान हो जाती है कि मेरा बेटा अपने ही पिता को लेकर आया है, क्योंकि घटोत्कच अपने पिता से पहली बार मिलता है। यहाँ पे हिडिंबा वापस भीम को बताती है कि ये आपका ही पुत्र है। नाटक वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि सावधान दुर्योधन, तुम्हारा शत्रु पक्ष बढ़ रहा है। लेकिन जब ये नाटक पढ़ा मैंने, तो उसमें जो मध्यम का जो जिस तरह से जिक्र आया है, जहाँ ब्राह्मण पुत्र ये कहता है कि शायद मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मेरा नाटक जो मैंने लिखा उसकी दिशा मुझे वहीं से खुलती हुई नज़र आई। मैंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो कोई भी बीच में है वो सफ़र कर रहा है, वो तकलीफ़ में है या उसको तवज्जो नहीं मिलती है। मसलन नर नारी, लेकिन जो बीच में है जो प्रजाति, वो हमेशा सफ़र करती है। गरीब अमीर, लेकिन मध्यम वर्ग हमेशा तकलीफ में रहता है। गरीब देश विकसित देश, लेकिन विकासशील देश उनकी अपनी मजबूरियां हैं। अगर नाटक से लीजिए, इस परफॉर्मिंग आर्ट से मैं अगर बात करूं तो लोकनाट्य और कमर्शियल थिएटर, बीच में है शौक या रंगमंच, तो वो सफ़र कर रहा है। ऐसी कई बातें मेरे दिमाग में चली उस वक्त, तो मुझे लगा कि इस पर मुझे एक नाटक लिखना चाहिए। तो जो कोई भी बीच में है, चाहे वस्तु, व्यक्ति या व्यवस्था, वो सफ़र कर रही है। तो मोनोलॉग जो है वो हमारे इसी नाटक के अंत में आता है। तो उससे पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं कि ये जो दिशा खुली नाटक लिखने की, वो कहाँ जाके ख़त्म हुई और वो कहाँ पहुँची। मेरे अक्सर नाटक जो हैं वो नाटक के आसपास ही होते हैं, रंगमंच के आसपास होते हैं। मेरा जब भी नाटक लिखने का मन होता है तो मेरे आसपास जो जिस माहौल में मैं रहता हूँ उसमें क्या कुछ हो रहा है, उसी पर मैं ज़्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आज का मोनोलॉग सुनने से पहले हम थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं कि नाटक का मुख्य पात्र है संजू, जो थिएटर करता है, 35 साल की उम्र है, और उसके साथ एक नया लड़का काम कर रहा है जो छोटी उम्र का है, जो अभी किसी बड़ी इंस्टीट्यूट से थिएटर की ट्रेनिंग लेकर आया है, और जिसे ये लगता है कि नाटक में कुछ सेट पे काम होना चाहिए, विजुअल्स पे काम होना चाहिए, प्रोजेक्टर्स लगा देना चाहिए, टीवी यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। और जो संजू है वो संस्कृत परंपरा के साथ नाटक करता है। तो इन दोनों के बीच अक्सर बातें होती रहती हैं। दृश्य हमारा जहाँ से शुरू होता है वहाँ है कि संजू आज अपने पिता से किसी बात में बहस हो गई है, तो वो आज अपने स्टूडियो में आ गया और रिहर्सल्स कर रहा है। वो मध्यम व्यायोग नाटक की रिहर्सल कर रहा है, उसका शो होने वाला है।
संजू जिस नाटक की रिहर्सल कर रहा है उसमें बहुत सारे कलाकार हैं जो समय पर नहीं आते हैं, तो उन सब की बहस होती है। एक आम नाटक करने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या समस्याएं आती है एक निर्देशक को, वो सब बातें इसमें आती हैं। लेकिन क्योंकि पिता से इसकी बहस हुई है आज, माँ का बार बार फ़ोन आता है कि तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो। जब जब रिहर्सल्स चलती हैं तो नाटक में घटोत्कच और भीम का जब भी संवाद होता है तो उसे संजू को अपने और अपने पिता का संवाद याद आता है। तो ये बार बार रिलेट करता है कि कब कब इसे रंगमंच करने के लिए टोका गया, कब कब इसको समझाया गया, कब कब इसे ये बताया गया कि तुम्हारा छोटा भाई तो रणजी की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है, बड़ा भाई एमएनसी में काम कर रहा है, तुम बीच में रह गए हो, थिएटर करने से क्या फ़ायदा होगा। ये सब बातें लगातार बार बार होती रहती हैं, नाटक आगे बढ़ता रहता है, थिएटर की समस्याएं बीच में आती रहती हैं और माँ का फ़ोन भी लगातार आता है। नाटक जब अंत तक पहुंचता है जहाँ पर घटोत्कच भीम को लेकर हिडिंबा के पास जाता है, वहाँ पे उसे फिर से माँ का फ़ोन आता है कि तुम आए नहीं हो, लेकिन मैंने चारों तरफ ढूंढा है तो तुम्हारे पिता की डायरी मिली मुझे, उस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो इसी जगह हमारे नाटक की अंतिम स्पीच एक निकल के आती है। जो पिता डायरी में लिख रहा है वो मंच पर आकर बोलता है एक स्पॉट में माँ खड़ी है, बीच में संजू खड़ा है। पिता जो कुछ डायरी में लिख रहा है वही हमारा आज का मोनोलॉग है, क्योंकि उसके पिता खुद एक ज़माने के बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, पर वो अब क्या सोचते हैं थिएटर के बारे में, उसी पर हमारा मोनोलॉग आधारित है। तो आइए मेरे मोनोलॉग की सीरीज़ में ये मोनोलॉग देखते हैं राम रजत अरोड़ा के साथ। आज सुबह सुबह संजू ने हूँ कह दिया, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। 32 साल के जवान बेटे के भीतर इतना उद्वेलन, इतना संघर्ष, इतना आक्रोश कि वह पिता पुत्र का संबंध और उसकी मर्यादा भूल गया। मुझे उसकी किसी बात पर गुस्सा नहीं आया, मगर इतना जरूर समझ आया कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने ही उसे सबसे पहले इस अंधेरी दुनिया, इस रंगीले अजायब घर का रास्ता दिखाया था।
ये विंग्स, ये पर्दे, ये साज, ये मंच, 4 साल के बच्चे को 1000 वाट की लाइट में खड़ा करके रंगमंच का पहला सोपान मैंने ही उसे उपहार स्वरूप दिया था। उसके गाने पर लोगों ने खूब तालियां बजाई थी। 4 साल की उस नन्ही सी जान को तालियों की गड़गड़ाहट में अम्मा की कहानी का राक्षस नजर आया होगा और वो मंच पर गाते गाते ही रो पड़ा। उसके रोने पर भी दर्शक दीर्घा में उल्लास ही उल्लास था। मगर संजू क्या जानता था कि यह पहला उल्लास उसके जीवन में जो घोर सन्नाटा लाने वाला है वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसने इस दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म किया है। उसने एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लिया जिसके लिए दुनिया बनी ही नहीं है। रंगमंच तो उनके लिए है जो घाघ है, चतुर है, चालाक है, जिन्हें मोहरों की तरह खाना बदलना और शहमात का खेल खेलना आता है। एक जमाने में मैं भी इसी खेल का एक नाकारा खिलाड़ी रहा हूं। आज हम आतंकवाद, गुंडागर्दी, काला बाजारी और माफिया से लड़ रहे हैं, मगर पूरे देश में फैले इन रंग माफिया के खिलाफ कोई कानून नहीं है जिन्होंने नई रंग पौध को न पनपने देने के लिए उसके आसपास की जमीन को इस कदर बंजर कर दिया है कि वहां पर एक कांटा भी नहीं उग सकता। मैं सरकार को गाली नहीं देता, सरकार ने तो आज तक रंग जगत को पाला ही है, मगर कुर्सी पर बैठने वाले उन संस्कृति के दलालों को सफेद दाढ़ी, कमजोर घुटने और गांजे से पथराई हुई आंखों में ही देश का रंग भविष्य उज्जवल नजर आता है। ऐसे में संजू की तरह तमाम नवागंतुक रंग कर्मियों का यही हाल होगा। वे कुंठा का शिकार होकर या तो दौड़ पड़ेंगे टीवी फिल्म की तरफ या फिर खुद को उसी नशे में गर्क कर लेंगे। मैंने बहुत सोचकर यह निर्णय लिया है, क्योंकि मैं पिता हूं एक बेटे का, पिता जो अब हर लम्हा मर मर के जीता है, और मैं जिसने अपने संजू को इस दलदल में फेंका है, मुझे उसे वहां से बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता नजर आता है। मैं ये नहीं कहता ये रास्ता सही है, क्योंकि मैं आज सही और गलत के बजाय परिणाम के बारे में सोच रहा हूं। संजू को इस तरह इस अजायब घर में घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकता। उसे नई जिंदगी देने के लिए मुझे मौत को अंगीकार करना होगा। मेरे रिटायरमेंट में भी 4 साल बाकी हैं। हो सकता है सरकार की अनुकंपा मेरे संजीव को अपना जीवन संवारने का एक मौका और दे दे। माफी। माफी। तुम्हारा बदकिस्मत पिता श्रीकांत जोशी।
अभी आपने देखा फिर मध्यम व्यायोग में राम को परफॉर्म करते हुए। साइलेंस एंड वर्ड्स, किसी भी एक्टर के लिए ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। रादर किसी भी मोनोलॉग में, स्पीच में, इन दोनों का ही बराबर महत्व है। जो आपने अभी राम की स्पीच में देखा भी होगा, लगभग शुरुआत का 1-1.5 मिनट वो एक्टर इस कश्मकश में, जो चरित्र की कश्मकश उसके अंदर चल रही है, वो कुछ नहीं कह रहा। पता नहीं क्यों अभिनेताओं को लगता है कि बस शब्दों को रट लेने से और मंच पे जाके बिना ये सोचे कि वो किसे कहे जा रहे हैं, क्यों कहे जा रहे हैं, वॉमिट कर देने से उनका काम खत्म हो जाता है। नहीं, उस पर बहुत ज्यादा मंथन, और उसके बाद कब कब नहीं कहते हुए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये चरित्र किस मनस्थिति में है, साइलेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में, ये बातें एक अभिनेता जितने अच्छे से समझता है, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करता है, मुझे लगता है वो किरदार के साथ उतना ही जस्टिस कर पाता है। दूसरा, मेजनर ने कहा है कि एक्टिंग इज बिहेविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। वेल, हमेशा जब अभिनेता मंच पे जाता है या कैमरा के सामने, कहीं ना कहीं वो कल्पना शक्ति का, इमेजिनेशन का हेल्प लेता ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस कैरेक्टर के लिए कहीं ना कहीं अभिनेता को अपनी कल्पना शक्ति को और ज्यादा शार्प करने की जरूरत है। बिकॉज एक ऐसा कैरेक्टर जो पिता है और अपने बेटे के लिए खुशियां ढूंढने चला है, और उसे लगता है कि उसका एकमात्र तरीका ये है कि वो अपनी लाइफ पे फुल पॉइंट लगा दे, जो बहुत रेयर है। सोसाइटी में ऐसे कैरेक्टर्स जस्ट अपने आसपास देखना या मिल जाना मुझे नहीं लगता इतना आसान। तो एक कैरेक्टर को समझते वक्त एक्टर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि ये ऐसा कैसा चरित्र है, ऐसा कैसा पिता है जिसने खुद ने अपने बच्चे को उस प्रोफेशन में डाला, रंगमंच नाम की रंगीन और कलरफुल वर्ल्ड जो रोशनी से भरी हुई है, उसे उसका परिचय करवाया, और आज अचानक उसे हार का एहसास हो रहा है। उसे लग रहा है कि नहीं, वो शायद गलत डिसीजन था। अब उसका बेटा कैसे सरवाइव करेगा, और यदि उसको अपने बेटे को बेस्ट सर्वाइवल देना है तो एक ही तरीका है कि वो अपनी लाइफ को खत्म कर दे। इस मोनोलॉग में एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज है, वो है इसका पेस, वो है इसका माहौल, वो है इसकी सोच। मतलब बहुत ही एक जैसा पेस है, जिसमें इतने लंबे समय तक अभिनेता के लिए अपने आप को बनाए रखना, डिस्ट्रैक्ट न होने देना, थॉटलेस न होने देना, थॉट कहीं और न जाने देना, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। एक ग्रोथ है, एक असमंजस है, बहुत बड़ा द्वंद है, और वो बहुत पीसफुली दिखा रहा है। उसका एक और कारण ये भी है कि वो अपनी डायरी लिख रहा है, वो किसी से कह नहीं रहा है, he is just writing his diary। वो अपनी डायरी लिख रहा है और अपनी डायरी से बातें कर रहा है। और जब आप डायरी लिखते हैं तो ऑब्वियसली यू टॉक टू योरसेल्फ, ही इज टॉकिंग टू सेल्फ। उसके पास बहुत जोर से बोलने का, चिल्ला के बोलने का मौका नहीं है, वो गुस्सा नहीं कर सकता। ही इज एंग्री, गुस्सा है अंदर, लेकिन चिल्ला नहीं सकता। ऐसे सारे इमोशंस के उतार चढ़ाव उसे बहुत ही संभले हुए, बहुत ही एक जैसे अपने आप से बातें करते हुए, अपने मनोमंथन में, डायरी में लिखते हुए एक्सप्रेस करना है, जो मुझे लगता है किसी भी एक्टर के लिए एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी होता है जब उसे ऐसा मोनोलॉग वर्कआउट करने को मिलता है ना। एक तरीके से अंडर प्ले करना है, ऐसा कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव नहीं होना है। यू हैव टू टेक केयर के वो जो उसके अंदर की सोच है वो और किसी को पता नहीं चल रही है, वो सिर्फ डायरी में वो बातें लिख रहा है। बहुत एक ब्यूटीफुल पॉज, एक ब्यूटीफुल साइलेंस क्रिएट किया है राम ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मोनोलॉग। जब वो डायरी बंद करूं या ना करूं, वो एक्चुअली है तो डायरी, बट वो अपनी लाइफ को खत्म करने का एक डिसीजन ले रहा है। ही इज प्लानिंग सुसाइड, सो एंड देन वो डायरी बंद करता है। मुझे लगता है ऐसी छोटी छोटी चीजें जो अभिनेता अपनी प्रॉपर्टी के साथ क्रिएट करते हैं, चश्मा हो, डायरी हो, पेन हो, मैजिकल हो जाती है, मजा आता है देखने वाले। तो ये थे राम फिर मध्यम व्यायोग से मेरे मोनोलॉग में। बहुत जल्दी मिलेंगे
नए अभिनेता के साथ नए नाटक में, मेरे मोनोलॉग में। सी यू सून।